प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुतः जीवमजीवमदावम् जीर्णवरवसहीन जीर्णनेत्तिष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। गाथाएं शिमला अभी आप सुना रहे, आगे की याद हो गई आपको? अपनी चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि कुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इनमें अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाओं में जो 10वीं अनुप्रेक्षा 10वीं भावना है लोक भावना, उस लोक भावना का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। लोक भावना के अंतर्गत अधोलोक का वर्णन हमने प्रारंभ किया है। अधोलोक किसे कहते हैं कि जो नीचे की तरफ, नीचे मतलब हम जहाँ हैं उससे नीचे जो है, हम हैं मध्य लोक में, तो वो नीचे अधोलोक है। और ये लोक का विभाजन का आधार क्या है कि ये ऊर्ध्व है कि मध्य है कि अधो है, ये इस विभाजन का आधार कौन है, क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत से जो नीचे है वो अधोलोक, सुमेरु पर्वत से जो ऊपर है वो ऊर्ध्वलोक, और सुमेरु पर्वत जितना है उतनी ऊंचाई में वो मध्य लोक। ये लोक के विभाजन का आधार है। तो अधोलोक का क्षेत्रफल कितना होगा? अधोलोक का क्षेत्रफल, अधोलोक की चौड़ाई, अलग अलग बताइए, अधोलोक की चौड़ाई कितनी है? अधोलोक की चौड़ाई बोलिए। एक राजू चौड़ाई। सात राजू। नीचे 7 रहेगी और ऊपर मध्य लोक जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ 1 राजू। हेलो, अब आ रही है आवाज? अधोलोक की चौड़ाई सब जगह एक सी नहीं है, पूरे लोक की चौड़ाई सब जगह एक सी नहीं है, तो अधोलोक की भी, क्योंकि वो किस तरह से है, आधे मृदंग के समान अधोलोक का आकार है,
तो नीचे की तरफ चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर की तरफ चौड़ाई कम है। ऐसा आकार है ना, थोड़ा तिकोना सा आकार है अधोलोक का। तो सबसे नीचे उसकी चौड़ाई है 7 राजू और ऊपर पहुंचते हैं तो शुरुआत में वहां उसकी चौड़ाई है 1 राजू। ये तो हुई चौड़ाई। अधोलोक की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई चमेली आंटी? 7 राजू। 7 राजू उसकी ऊंचाई है। और अधोलोक की मोटाई या गहराई वो कितनी है? बढ़िया, आप उंगली से भी बता सकते हैं, उंगलियों से बता सकते हैं कितनी है। बढ़िया, 7 राजू ही उसकी मोटाई या गहराई। गहराई तो चाहे अधोलोक हो चाहे ऊर्ध्वलोक हो, वो उतनी ही है, सबकी 7 राजू ही है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। तो लंबाई हो गई यानी ऊंचाई, वो 7 राजू, मोटाई भी हो गई 7 राजू। अब चौड़ाई में क्या है अपने पास? एक तरफ है 7 राजू, एक तरफ है 1 राजू। दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग लगा दिया, तो 7 और 1 8/2, यानी कि चौड़ाई का एवरेज निकाला अपन ने। चौड़ाई के लिए क्या किया हमने? एवरेज निकाला। एक तरफ चौड़ाई दिख रही थी सबसे नीचे 7 राजू और ऊपर पहुंचे तो चौड़ाई आ गई 1 राजू। दोनों को जोड़ा और 2 बार 2 चीजों को जोड़ा ना, तो जितनी चीजों को जोड़ते हैं उतने का भाग लगा देते हैं, तो वो एवरेज आ जाता है। तो 2 का भाग लगा दिया तो ये आ गया एवरेज 4। चौड़ाई कितनी हो गई? एवरेज 4 राजू। तो 7 राजू ऊंचाई, 7 राजू गहराई या मोटाई और 4 राजू उसकी चौड़ाई। तो ये इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 196 घन राजू। गुणा कर लीजिए, 7 7 49 और फिर 49 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 196 घन राजू। ये अधोलोक का क्षेत्रफल है। अधोलोक पूरा इतना है। जो अपने ग्रंथ है तिलोय पन्नति वगैरह, वहां तो बहुत तरह से, ये तो अपन ने सबसे सरल तरीका, ये सबसे सरल तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। और उन्होंने तो अलग अलग तरीके से पूरा जो चित्र है ना अपना, जैसे ये अधोलोक का चित्र है ऐसे, ये तो उन्होंने क्या किया, इसके 2 हिस्से करे, फिर इस हिस्से को ऊपर ले गए, इस हिस्से को नीचे ले गए, तो वो दोनों मिल गया। इस तरह से बहुत 2-3 तरह से वहां निकाली है। यानी वो आचार्य देव का तो दिमाग पूरा गणित में लगता था, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा ऊपर नीचे कैसे ले जाएंगे। अभी मैंने इतना सा बताया तो सबके चेहरे ऐसे हो गए। 3-4 तरह से कैलकुलेशंस उसमें की हैं, निकलेगा वही 196 ही, लेकिन वो कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से वहां पर की हैं तिलोय पन्नति ग्रंथ में। बोलिए आंटी। वो ऊपर 10 राजू में जो कम किया है ना, कुछ कम बोला ना अपन, 13 राजू में कुछ कम। 10 नाड़ी में, हाँ। हाँ, तो ऊपर कम कहाँ से किया वो मैं भूल गई, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा। वो जो सरवार सिद्धि के ऊपर का जितना एरिया है ना, 12 योजन। 12 योजन वो, और थोड़ा सा वो आतवलयों का सिद्धालय वाला जो क्षेत्र है, वातवलय वो सहित तो ही समझ लीजिए 12 योजन वो, और वातवलय बाकी के जो हैं 1575 धनुष के जो वातवलय, और वो दो कोस, एक कोस और 1575। तो 12 योजन ऊपर तसनाली नहीं है क्या सरवार सिद्धि के? वहां त्रसजीव नहीं है ना, तो उसको त्रसनाली में काउंट नहीं किया। वहां त्रसजीव नहीं है, क्योंकि त्रसजीव सरवार सिद्धि तक ही पाई जाएंगे, उसके ऊपर नहीं। अपन बोलते सरवार ना सिद्धि के ऊपर तो त्रसजीव नहीं है ना कोई भी। 14, अपन बोलते ना कि पूरी तसनाली में त्रसजीव भरे हुए हैं। हाँ, तो वहां त्रसनाली नहीं है, ये आचार्य की अपेक्षा है जो तिलोय पन्नति ग्रंथ में दिया, तो वहां त्रसनाली नहीं, त्रसनाली वहीं तक बताई सरवार सिद्धि तक। हाँ, ये तिलोय पन्नति में। और त्रिलोक सार में अपने द्रव्य संग्रह में वहां पूरी 14 राजू की गई। तो वो 14 राजू की कहना वो एक सामान्य कथन हुआ, और उसका विशेष बताया, जैसे नीचे से कम की 1 राजू कलकल भूमि वाली, ऐसे ऊपर से भी उसको कम करके त्रसनाली नहीं है वो। ऐसा कोई लोक में नाली बनी हुई है, दीवारें खिंची हुई है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं, जैसे अपने समझ लीजिए राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है तो कोई वहां दीवारें खड़ी है, ऐसा तो है नहीं, वो तो सारा एक सा ही है। तो ऐसे ही लोक भी पूरा एक सा ही है। तो जितने एरिया में त्रसजीव पाए जाते हैं उसको त्रसनाली कहते हैं। तो वो सरवार सिद्धि के ऊपर त्रसजीव पाए ही नहीं जाते, इसलिए वो त्रसनाली वहां पर नहीं है, ऐसा आचार्यों का अभिमत है।
कहने का। मेरा एक सामायिक पाठ से क्वेश्चन है, पूछ लूं? बोलिए। वो ना, जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए सो में, ऐसे ना। तो भय विषाद चिंता सब जिसके लिखा हुआ है। आप जो पीडीएफ भेजे थे ना ग्रुप में, तो तीन चौकी सी नहीं, जैसे अग्नि जलाती तरु जैसे को अग्नि तैसे जलाती, तो मैं बोलती हूँ, तरु को जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयमेव भय विषाद चिंता सब जिसके परम शरण मुझको वह देव। तो अब ये बोलिए यहाँ, आप, प्रश्न क्या है? तो भय, ये जो भय विषाद चिंता सब जिसके, ये लाइन का क्या मीनिंग हुआ? जैसे सब अग्नि जिसके, वृक्ष को जलाती है, वैसे जिसके भय विषाद चिंता सब नष्ट हो गए हैं, वो ऊपर लिखा है तैसे नष्ट हुए स्वयमेव भय विषाद चिंता सब जिसके। तो जिसके भय विषाद चिंता, अग्नि जैसे वृक्ष को जलाती है, वैसे ही उनके वो चिंता भय सब नष्ट हो गए हैं, वो देव मुझे परम शरण भूत। ठीक है। तो ये अधोलोक का क्षेत्रफल हो गया। टोटल एरिया इतना है, 343 घन राजू में से 196 196 घन राजू का एरिया अधोलोक का है। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं, और 7 नरक पृथ्वियों में से जो पहली पृथ्वी है, उस पहली पृथ्वी में पहली पृथ्वी में 3 भाग हैं, खर, पंख और अबहुल। ये 3 भाग हैं। खर भाग में कौन रहते हैं? खर भाग की मोटाई कितनी है और उसमें कौन रहते हैं? प्रमिला चाची बोलिए, खर भाग में कौन रहते हैं? भवनवासी व्यंतरवासी 16,000 योजन है। 16,000 योजन मोटाई है। भवनवासी और व्यंतरवासी कोई उसमें है कि कितने रहते हैं? कौन से भवनवासी, कौन से व्यंतरवासी? भवनवासी को 9 और हाँ, व्यंतरवासी 7। ठीक है, बढ़िया। हाँ, बुआ बोलिए, कौन से भवनवासियों को छोड़ा है? असुर कुमार और राक्षस। राक्षस, बढ़िया। असुर कुमार भवनवासी और राक्षस व्यंतरों को छोड़कर बाकी सब वहां रहते हैं। 16,000 योजन उसकी मोटाई है। पंख भाग में कौन रहते हैं? पंख भाग में सरोज भाभी। पंख भाग में व्यंतर, ज्योतिष देव सभी रहते हैं। ज्योतिष भी रहते हैं? नहीं, व्यंतर देव ही रहते हैं। व्यंतर देव रहते हैं? कौन से व्यंतर? ये जो सारे हैं ना, 7 मनोरमा आंटी। भवनवासी और व्यंतर रहते हैं वहां पे। भवनवासी व्यंतर तो सामान्य हो गया, कौन से भवनवासी, कौन से व्यंतर? ऊपर में जो 9 प्रकार के और वो 7 प्रकार रहते हैं, उसके अलावा जो रहते हैं। चलिए, ठीक है। रजनी जी बोलिए। असुर कुमार और राक्षस। असुर कुमार मतलब व्यंतरदेव भवनवासी और राक्षस व्यंतर। असुर कुमार भवनवासी और ये राक्षस वो व्यंतर, वो पंख भाग में रहते हैं, और बाकी के सारे ऊपर खर भाग में रहते हैं। अब बहुल भाग में क्या है? अब बहुल भाग में क्या है? बोलिए सुधा जी। अब्बुल बाग में नारकी रहते हैं, उसमें नारकियों के बिल बने हुए हैं। अब बहुल भाग में पहला नरक है, नारकी रहते हैं वहां, पहला नरक है। ठीक है। अब आपको ये बताना है, अधोलोक में कौन कौन सी गति के जीव रहते हैं? अधोलोक में कौन कौन सी गति के जीव रहते हैं? सबको जवाब देना है, 1 गति के, 2 गति के, 3 गति के कि 4 गति के? अधोलोक में कौन कौन सी गति के जीव रहते हैं?
थोड़ा उंगलियों को खोल के दिखाइए, चिपका रखिए आप लोगों ने, कुछ नहीं तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब मिक्स आंसर है, कुछ लोगों की 2 है, कुछ लोगों की 3 है और 4 भी हैं। चारों गतियों के जीव रहते हैं। हाँ नीलम भाभी, चारों गतियों के जीव कौन कौन मिले आपको वहाँ? 4 गतियां कौन कौन सी हैं? तरस नाली में तो वो रहते हैं प्रश्न क्या है? प्रश्न रसनाली का है क्या? तो लोक में तो फिर नारकी रहते हैं सिर्फ। नहीं तो आपने 4 उंगली क्या समझ के दिखाई थी? फिर एक ही आए, नरक गति आए। कौन कौन से जीव रहते हैं अधोलोक में? नरक गति के जीव रहते हैं। नरक गति के, तो उंगली आपकी एक कर दें 4 की जगह। चलिए समीक्षा, आपने 2 उंगली दिखाई थी? 3। मुझे तो 2 दिखी थी। 3 बदल दी थी क्या? हाँ। बदल दी थी, अच्छा। अब यह इतने सारे लोग हैं, मैंने तो एक बार देख लिया, अब आपने बाद में बदल दी। चलिए बताइए कौन कौन सी गति के जीव रहते हैं? गति की, देव गति के और त्रियंश गति के। बढ़िया। 3 गति के जीव अधोलोक में रहते हैं। अभी तो अपन ने 2 तो देख ही लिए, नारकी और भवनवासी और व्यंतर देव। और त्रियंच कहाँ से आए? वहां हाथी घोड़ा गधा कुत्ता होते हैं क्या? स्थावर रहता है ना। स्थावर। बढ़िया। स्थावर जीव पूरे लोक में सब जगह हैं। यहाँ हमने ये नहीं पूछा था नरक में, नरक में भी पूछेंगे तो वो क्षेत्र का नाम है। ऐसा पूछा जाए नारकी कहाँ रहते हैं, तो नारकी अधोलोक में रहते हैं। लेकिन यदि अधोलोक में कौन रहता है ये पूछा जाएगा, तो नरक गति के जीव भी हैं, देव गति के जीव भी हैं और तिरंच गति के जीव भी। 4 गतियों के जीव नहीं है अधोलोक में। मनुष्य कोई नहीं पाया जाएगा। मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर किसी भी रूप में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए 4 गति के जीव नहीं कहेंगे। 3 गतियों के जीव अधोलोक में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये कल हमने बिलों की संख्या देखी थी। ये अधोलोक में जो 7 नरक पृथ्वियां हैं, और हर पृथ्वी में पहली में 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 1 कम, 5 कम, 1 लाख और 5 बिल। इस तरह से 7 नरक पृथ्वियों में बिलों की संख्या है। अब वो बिल किस प्रकार से वहां पर बने हुए हैं, उसकी रचना यहाँ अपनी पुस्तक में भी दी है। यहीं से अपन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग हैंड रेस तभी करें जब प्रश्न हो। जवाब देने के लिए जब मैं कहूँ कि हैंड रेस करें तो ही करें, नहीं बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, टाइम खराब होता है, फिर मैं अनम्यूट करती हूँ फिर। और परीक्षा के लिए भी अपनी अपनी समस्या लेकर ना नहीं आए। जो तारीख तय होगी उसमें आप लोग कोशिश करें, बाकी फिर जो समस्या होगी वो अलग से देखी जाएगी, ठीक है ना? बहुत सारा टाइम उसमें खराब हो जाता है अपना। देखिए ये पेज नंबर है 133। यहाँ से पढ़ते हैं। ये कल पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ते हैं। 133 पेज पे ऊपर से 5वीं 6ठी लाइन है। पहली भूमि में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, 5वीं में 3 लाख, 6ठी में 99,995 और 7वीं में 5। इस प्रकार सब मिलकर 84 लाख बिल हैं। अब रत्न प्रभा आदि पृथ्वी का क्रम पूर्वक पिंड प्रमाण कितना है इसे कहते हैं। ये भी पढ़ लिया था ना कल अपन ने। पहली पृथ्वी का 1,80,000, दूसरी का 32,000, तीसरी का 28, चौथी का 24, 5वीं का 20,000, 6वीं का 16, 7वीं का 8,000 योजन पिंड जानना। पिंड का मतलब है उसकी मोटाई, थिकनेस, उसको यहाँ पिंड शब्द दिया है। पिंड प्रमाण है, पिंड प्रमाण मतलब उसका वो कितनी मोटी पृथ्वी है, उसको यहाँ शास्त्र के शब्दों में पिंड प्रमाण शब्द दिया है। मोटाई अर्थ उसका समझना। उन पृथ्वियों का तिर्यक विस्तार चारों दिशाओं में यद्यपि त्रस नाड़ी की अपेक्षा से 1 राजु प्रमाण है, तो भी त्रस रहित त्रस नाड़ी के बाहर के भाग में लोक के अंत तक है, तो भी त्रस रहित
त्रस रहित बहिर्भागे, ये 2 बार इसमें त्रस रहित त्रस नाड़ी के बारे में लिखा है। देखिए उन पृथ्वियों का तिर्यक विस्तार, यानी इस तरह से जो पृथ्वियां फैली हुई हैं चारों दिशाओं में, तो जितना त्रस नाड़ी है उतना त्रस नाड़ी की में देखा जाएगा तो एक राजू ही है। त्रस नाड़ी एक राजू है, एक राजू बाय एक राजू की ही है त्रस नाड़ी, तो एक राजू बाय एक राजू ही उनका विस्तार है पृथ्वियों का। लेकिन त्रस नाड़ी के बाहर की तरफ देखेंगे, ये 2 बार यहाँ लिखा है, संस्कृत में एक ही बार है। त्रस नाड़ी के बाहर की भाग में देखेंगे तो वो पृथ्वियां कितनी फैली हैं, वो पृथ्वियां पूरे लोक के अंत तक फैली हैं। देखिए ये यहाँ पृथ्वी दिख रही है, तो ये त्रस नाड़ी में तो इतनी ही है, ये जितनी त्रस नाड़ी है उतनी ही फैली है। लेकिन त्रस नाड़ी के बाहर भी ये पृथ्वियां पूरे लोक के अंत तक, एक जगह से लेके, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, ये पृथ्वियां लोक के अंत तक फैली हैं। आगे वही कहा है, अंत को स्पर्श करती हुई पृथ्वियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोक के अंत तक है। अब यहाँ विस्तार में तिर्यक लोक पर्यंत गहराई में मेरु पर्वत की अवगाहना के समान 1000 योजन मोटी चित्रा नामक पृथ्वी मध्य लोक में है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है रत्न प्रभा का, सबसे ऊपर वाला रत्न प्रभा जो पहली पृथ्वी है उसके 16 पार्ट्स हैं। उस 16 पार्ट्स में से सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। और ये चित्रा पृथ्वी कितनी है कि पूरे तिर्यक लोक यानी मध्य लोक जितनी वो ऊपर से फैली हुई है विस्तार में इस तरह से। और उसकी मोटाई कितनी है चित्रा पृथ्वी की कि मेरु पर्वत की अवगाहना यानी मेरु पर्वत की नींव जितनी है, और मेरु पर्वत की नींव है 1000 योजन। तो मोटाई में मेरु पर्वत की अवगाहना के समान 1000 योजन मोटी। और विस्तार देखें, फैलाव उसका देखें तो फैलाव है पूरा मध्य लोक जितना एक राजू। मध्य लोक का फैलाव, मध्य लोक का विस्तार कितना है, ये एक राजू का है। तो ये चित्रा पृथ्वी भी कितनी फैली हुई है, एक राजू। 1000 योजन मोटी चित्रा नामक पृथ्वी ये मध्य लोक में है। उस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन चौड़ा खर भाग है। उस खर भाग के नीचे, उस खर भाग के नीचे 84,000 योजन चौड़ा पंख भाग है। उससे भी नीचे 80,000 योजन अबहुल भाग है। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी 3 भेद वाली जानना। उस खर भाग में असुर कुल के अतिरिक्त 9 प्रकार के भवनवासी देवों के और राक्षस कुल के अतिरिक्त 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास जानना। पंख भाग में असुर कुमारों के और राक्षसों के निवास हैं। अब बहुल भाग में नारकी हैं। वहां अनेक भूमिका वाले महल की भांति नीचे नीचे सर्व पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई प्रमाण नीचे और ऊपर 1000 योजन छोड़कर मध्य भाग में भूमि के क्रम से पटल होते हैं। बोलिए भारती आंटी। आपने बोला ना 16 हिस्से में 16 लेयर्स हैं रत्न प्रभा के, ये तो 4 ही। रत्न प्रभा के 3 भाग हैं, उसमें से खर भाग में 16 लेयर्स हैं। तो पहली लेयर है वो चित्रा पृथ्वी है, उसके बाद में 15 लेयर और है। और जो चित्रा पृथ्वी है वो सुमेरु पर्वत की जो नींव जहाँ फिनिश होती है वहां से शुरू होती है, वहां तक है, यहाँ से लेके वहां तक है। जैसे दिखाई थी ना आपको मैंने बुक, जैसे ये है बुक। तो ये इतनी चित्रा पृथ्वी समझ लीजिए। तो ये अपना ये ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ तक ही इसकी नींव है मोटाई में पूरी। यहाँ ये चित्रा पृथ्वी एंड हो रही है। सुमेरु की नींव जहां तक पहुंच रही है वहां चित्रा पृथ्वी एंड हो रही है, और ये अपना है ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरी चित्रा पृथ्वी है।
नहीं, लेकिन आपने तो बोला था ना कि अधोलोक नींव के नीचे से शुरू होता है, जहां तक मुझे समझ में आया ऐसा। हाँ, अधोलोक नीचे से शुरू होता है, लेकिन वो पृथ्वी तो जुड़ी भी है ना, वो कहलाएगी तो वही ना पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी का ही हिस्सा है, तो अधोलोक उसके नीचे से शुरू होता है। इतने में वो मध्य लोक का ऊपरी हिस्सा, वो चित्रा पृथ्वी पे मध्य लोक का। अब यहाँ क्या कह रहे हैं ये, कि ये जो अब्बाहुल भाग है, अब्बाहुल भाग की जो मोटाई है, कितनी मोटाई है अब्बाहुल भाग की? अब्बाहुल भाग की मोटाई कितनी है? बोलिए रजनी जी। 80,000 योजन। 80,000 योजन अब्बाहुल भाग की मोटाई है। तो इस 80,000 योजन में से ऊपर का 1,000 योजन छोड़ना है, नीचे का 1,000 योजन छोड़ना है। जैसे अपन नहीं करते हैं, कोई चार्ट शीट बनाते हैं तो बॉर्डर बना देते हैं ऊपर नीचे, या अपनी कॉपी का भी पेज होता है तो ऊपर का और नीचे का हिस्सा छूटा होता है, ऐसा उसमें भी वो ऊपर और नीचे का 1,000 योजन छोड़कर, ये रचना ही ऐसी है। अब इसमें तर्क ज्यादा अपन लगा लो कुछ, बाकी तर्क लगता नहीं है। रचना ही ऐसी है कि वो नरक के बिल उसके बीच के भाग में बने हुए हैं, ऊपर के 1,000 योजन और नीचे के 1,000 योजन में नहीं है। तो बीच के जो बचे 78,000 78,000 योजन में मंजिलें हैं, पटल जिसका नाम यहाँ दिया है पटल, 78,000 योजन में। अभी अपन बात कर रहे हैं अब्बाहुल भाग की, पहले नरक की। बाकी के नरकों में इसी तरह से जैसे जैसे हैं वैसे समझना। तो इसमें 78,000 योजन में 13 मंजिलें हैं, 13 पटल हैं, और 13 पटल में टोटल बिल कितने हैं? टोटल है 30 लाख। पहले नरक में 30 लाख है ना, वो 30 लाख बिल 13 पटल में मिलाकर। अब उसमें भी सब में अलग अलग संख्या है, पहले पटल में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, वो सारी कैलकुलेशंस यहाँ दी हैं शास्त्र में। अब वो बिल किस प्रकार से बने हुए हैं उनकी, यानी बराबर पूरी, ऐसे नहीं कि वहां मतलब नरक है तो कहीं भी उठा के कोई भी नारकी रह जाए, ऊपर पहुंच जाए, कि कैसे भी कुछ भी, बराबर पूरा इंजीनियर से बनाया हुआ है, समझ लीजिए पूरा सेट है कि कैसे कौन सा बिल होगा। तो किस तरह से यहाँ बिल होते हैं, 3 तरह के बिल नरक में होते हैं। एक होते हैं, जैसे ये पटल है, समझ लीजिए ये पटल है एक मंजिल, तो एक तो होता है बीच में सबसे सेंटर में, उसका नाम है इंद्रक बिल। इंद्रक बिल। फिर इस सेंटर वाले के पूर्व दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, ये चारों दिशाओं में, ठीक है। ये लाइन से होते हैं, लाइन से, ऐसे नहीं कहीं भी उठा के कोई भी बन गया, लाइन से होते हैं। एक सेंटर में, इसका नाम इंद्र, और चारों दिशाओं में क्रम से, और चारों विदिशाओं में, ये लाइन वाइज होते हैं, दिशाओं में और विदिशाओं में, इस तरह से। अच्छी सी बन गई डिजाइन। ऐसा पूरा आर्किटेक्चर से बनाया हुआ, नरक में भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना है पूरा, ये अकृत्रिम आर्किटेक्चर है, ऐसी अकृत्रिम रचना वहां बिलों की बनी हुई है। तो ये कहलाते हैं श्रेणीबद्ध बिल। बीच वाला इंद्रक बिल, और जो लाइन वाइज चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में, विदिशा समझ में आती है, कोने वाली, ठीक है, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, ये 4 विदिशाएं हैं। तो ये चारों विदिशाओं में और दिशाओं में ये कहलाते हैं श्रेणीबद्ध, लाइन वाइज, श्रेणी यानी लाइन, कतार, उसमें बंधे हुए, और बीच वाला है इंद्रक। अब ये जो बाकी जगह बच गई, ये 8 बच गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो स्पेसेस बच गई हैं, कॉर्नर्स, यहाँ ऐसे बिखरे हुए होते हैं, जैसे फूल बिखेर दिए जाएं, तो वो जैसे जहां बिखर जाएंगे वहां ऐसे ये बिल होते हैं, ये कहलाते हैं प्रकीर्णक, फैले हुए, बिखरे हुए। तीसरे टाइप के बिल होते हैं, इनका नाम है प्रकीर्णक। इंद्रक, श्रेणीबद्ध,
और प्रकीर्णक, ऐसे 3 प्रकार के बिल वहां हर पटल में होते हैं, चाहे पहली नरक पृथ्वी हो चाहे दूसरी हो, सभी में इसी तरह से पटल हैं और पटलों में इस तरह से बिलों की रचना है। और ये बिलों का विस्तार कितना है, कितने बड़े बड़े होते हैं? सबसे बड़ा कौन सा होता होगा? सबसे बड़ा इंद्रक, श्रेणीबद्ध या प्रकीर्णक, कौन सा बिल बड़ा होता होगा? बढ़िया, सबके जवाब में एक उंगली आ रही है, लेकिन सबका जवाब गलत है। सबसे बड़े बिल होते हैं, यानी साइज वाइज देखें तो इंद्रक बिल होते हैं वो संख्यात योजन वाले, और जो श्रेणीबद्ध बिल होते हैं वो असंख्यात योजन वाले, और जो प्रकीर्णक बिल होते हैं वो मिक्स होते हैं, कुछ संख्यात वाले कुछ असंख्यात वाले। इसलिए सबसे बड़े बिल कौन से होंगे? वो श्रेणीबद्ध बिल बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो इनका साइज है श्रेणी, जो इंद्रक बिल है वो संख्यात योजन, संख्यात योजन, जैसे हम एक किसी श्रेणीबद्ध बिल का नाम पता है आपको? मुझे पूछना नहीं चाहिए पता है क्या, पता है सबको, क्या वाली बात ही नहीं है, सबको पता है श्रेणीबद्ध बिल, और उसका साइज भी पता है कितना बड़ा है। रेखा भाभी आप सोच में क्यों हो? बहुत बार पढ़ा है, नहीं ध्यान? अरे बोलिए अनीता जी, अच्छा है, बार बार में चलना चाहिए 3 लोग का प्रकरण भी। मुझे तो लग रहा था कि लोग बोर हो रहे होंगे कि वापस से फिर अभी तो चलाया था, सीमांतक, आप लोग भूल गए तो अच्छी बात है। आई एम नॉट श्योर बट शायद सीमांतक है। क्या है नाम बता रहे हैं आप? आपने पूछा ना सीमंतक, सीमंतक नाम का इंद्रक बिल। सीमंतक, हाँ, कहाँ पर है वो? मतलब इंद्रक बिल है ना सीमंतक सेंटर में। हाँ, कहाँ है, कौन से नरक में है? रत्न प्रभा में, पहले नरक में, पहले पटल में सीमंतक नाम का इंद्रक बिल है, और उसका साइज नहीं पता। साइज किसको पता है? 45 लाख 45 लाख योजन। 5 चीजें देखी थी ना 45 लाख योजन की, उसमें पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, फिर 2.5 द्वीप, फिर पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, फिर सिद्धशिला और सिद्धालय, ऐसे 5 चीजें 45 लाख योजन की। तो ये 45 लाख योजन मतलब काउंटेबल है, काउंट कर लिया ना हमने, 45 लाख योजन, ये संख्यात योजन विस्तार है। और जो श्रेणीबद्ध बिल है उनका ऐसा काउंटिंग मतलब साइज की नाप नहीं है, वो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तो वो श्रेणीबद्ध बिल बड़े साइज के होते हैं, इंद्रक बिल छोटे साइज के होते हैं। और ये जो बिल हैं ये गोल भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं, तिकोने भी होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। इंद्रक बिलों के संदर्भ में 2 प्रमाण मिलते हैं, कहीं तो ये आता है कि ये गोलाकार होते हैं और कहीं ऐसा भी आता है कि त्रिकोणाकार होते हैं। अब जैसे भी होते हो इसमें अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, और नरक के हैं इसलिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी अपने को नहीं है, गोल हो त्रिकोणे हो। नरक में जाने की देखने भी जाने की इच्छा है, किसी को देखकर आ जाए कैसे है, केवल ज्ञान होगा जो सब दिख जाएंगे, अभी घूमने जाने की इच्छा किसी को नहीं है। बोलिए। वो 45 लाख योजन से ज्यादा फैले हुए श्रेणीबद्ध बिल कैसे होंगे, वो सोच रही हूँ। कैसे होंगे मतलब है, मतलब इतना साइज इतना बड़ा बड़ा। हाँ तो है, जो है वो है, उसमें क्या दिक्कत है? बीच वाला उतने साइज का है, बाकी आगे वाले बड़े हैं। वो तो इतनी बड़ी जगह ना, एक राजू की त्रसनाली है और उसमें वो बनने, और ये पूरी एक राजू की जगह में है भी नहीं, बीच बीच में बहुत जगह खाली है। ये जो बिल हैं मतलब इसमें अपन कैसे नहीं लगा सकते कि बीच वाला तो बड़ा होना चाहिए, साइड वाले छोटे होने चाहिए, ऐसा कोई। जब अपन फूल बनाते हैं ना बचपन में, वो बच्चों की, तो वो बीच का गोला तो छोटा करते हैं, फिर उसकी पत्ती बड़ी बड़ी बनाते हैं, तो होता है ना उसमें क्या है, इसलिए वो मतलब इसमें कोई तर्क नहीं है। मैं इतनी जगह की बात कर रही हूँ, इतनी जगह कहाँ है वो पूछ रही हूँ। जगह बहुत है, ये बिलों के बाद में भी ये बिल ऐसे जुड़े हुए चिपके हुए नहीं है, इन एक एक बिल से दूसरे बिल के बीच में असंख्यात योजनों का गैप है। एक बिल के नारकी दूसरे बिल में शिफ्ट नहीं हो सकते, घूमने फिरने नहीं जा सकते, किसी भी तरह से नहीं जा सकते, कोई उनमें दरवाजा खिड़की देख लें एक दूसरे को, कोई इस तरह की संभावना, कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। एक बिल पूरा पैक है
चारों तरफ से पूरा वज्रमयी दीवारों से पैक होता है और कहीं भी किसी तरह से आना जाना बाहर निकलना वो पॉसिबल नहीं है। और एक बिल से दूसरे बिल में असंख्यात योजनों का गैप है। ऐसा चिपके चिपके तो यहाँ अपने बोर्ड में जगह नहीं है, ऐसे चिपके चिपके नहीं होते, बहुत बहुत दूरियां हैं उनमें। बोलिए। ये पंख जो है पंख भूमि है, वहां पे कोई डिवीजन नहीं है, वो पूरा अकेला है। वहाँ वो रहते हैं, मतलब डिवीजन तो उनके भवनों के हिसाब से है। उनके भवन जब बने हुए हैं ना, भवन असुर कुमार के और राक्षस जाति के, तो उनकी रचना है वहाँ वो किस तरह से बने हुए हैं कितने एरिया में। पर अपन उसके अभी डिटेल में नहीं जा रहे कि किस तरह से वो बने हुए नहीं, हैं। जैसे भूमिया मतलब की नहीं है, जैसे उसमें 16 भूमि है, इसमें 13 हाँ, ऐसा डिवीजन उसमें नहीं है, ऐसा डिवीजन नहीं है। तो ये मतलब नरक की ये, क्योंकि हम भौगोलिक उसकी रचनात्मक ऐसा देख रहे हैं किस तरह से बना हुआ है, तो ये इसकी रचना है नरक में। पहली नरक पृथ्वी जो है, पहली नरक पृथ्वी वास्तव में है अब बहुल भाग। वो भूमि तो है रत्न प्रभा पृथ्वी पूरी, लेकिन रत्न प्रभा पूरी की पूरी पृथ्वी वो नरक का हिस्सा नहीं है। उसमें से खर और पंख भाग में तो देव रह रहे हैं। तो नरक तो शुरू हो रहा है कहाँ से? अब बहुल भाग से। और अब बहुल भाग में 13 पटल हैं, 13 मंजिलें हैं, 13 फ्लोर्स हैं। और हर फ्लोर में अलग अलग तरह से वो बिलों की संख्याएं हैं। टोटल मिला के 30 लाख बिल पहले इस अब बहुल भाग में है। लेकिन एक मंजिल में, एक पटल में एक ही इंद्रक बिल होगा। इंद्रक बिल एक है। और इसकी काउंटिंग वगैरह अपने इसमें भी दी है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, और यहाँ पे भी शायद अभी आगे बता रहे हैं। पहली मंजिल में यानी पहले पटल में एक तो है इंद्रक बिल, यानी इसकी पूरा काउंटिंग पूरे आचार्यों ने कितने कितने बिल हैं वो सब निकाला है। पहला एक इंद्रक बिल बीच में, और फिर चारों दिशाओं में है 49 49 49 49, और भी दिशाओं में है 48 48। पहले पटल में, पहले पटल में क्या है कि दिशाओं में 49 49 श्रेणीबद्ध बिल, और भी दिशाओं में 48 दिशाओं में 48 इंद्रक बिल। ये इनकी मतलब स्टार्टिंग रचना ऐसी है। अभी पहले पटल में कितने हैं उसकी संख्या यहाँ दी है। तो जितने टोटल हैं उसमें से 49 49 4 दिशाओं में मल्टीप्लाई करें, और 48 को 4 से मल्टीप्लाई करें, और वो दोनों को प्लस करके और एक इंद्रक प्लस करें, तो जो बड़ी मेन संख्या है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्रकीर्णक बिलों की संख्या अपने को आ जाती है। देखिए अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप आप लोगों के पास में हो तो उसमें से आप देख सकते हैं पेज नंबर 142 पे दिया है ये कैलकुलेशन। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप रजनी जी? नहीं। तो पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं, और एक एक पटल में एक एक इंद्रक बिल है, तो 13 तो हो गए इंद्रक बिल। अब ये पहले पटल में इधर चारों दिशाओं में 49 है, विदिशाओं में 48 है। दूसरे पटल में जाएंगे तो एक एक श्रेणीबद्ध बिल कम होता जाएगा, तो दिशाओं वाले 48 हो जाएंगे, विदिशाओं वाले 47 हो जाएंगे। तीसरे पटल में दिशाओं वाले 47 हो जाएंगे, विदिशाओं वाले 45। ऐसे करते करते वो माइनस करते जाएंगे श्रेणीबद्ध बिलों को। तो पूरे पहले जो पृथ्वी है बहुल भाग, उसके बिलों की संख्या जिसको निकालनी हो वो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ आपने इसमें निकाल के दी है पूरे सातों की। टोटल इंद्रक बिल कितने हैं, श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं? तो 30 लाख में से 13 इंद्रक बिल हैं पहली पृथ्वी में, 44,420 ये श्रेणीबद्ध बिल हैं, और बाकी जो बचे 29,95,567 ये हो जाएंगे पूरे प्रकीर्णक बिल। इस तरह से ये यहाँ सातों नरक पृथ्वियों में यही क्रम इस तरह से चलता है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर कुछ बात आएगी तो अपन और देखेंगे आगे। बोलिए। एक बार दोबारा समझा दीजिए। बोलिए। मुझे भी एक बार समझना है। आप जो ये इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल बोले,
ये तो काउंटेबल है। और वो ये जो प्रकीर्णक बिल है वो जितने भी एक्स्ट्रा है वो है, मतलब 39,000 है कि क्या, समझ में नहीं आया पूरा। ये तो आप तत्वार्थ मणि प्रदीप हो आपके पास में, अपनी जो जिससे अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं ना, उसमें 142 नंबर पेज पे दिया है। नहीं तो एक्चुअली मैंने मैं बोला किताब अभी मेरे सूतक चल रहा है तो मैं किताब छू नहीं पा हाँ ठीक रही है। हूँ। और वो जो आप समझ रहे हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, जो इंद्रक बिल है वो काउंटेबल है ऐसा नहीं है, और जो श्रेणीबद्ध बिल है वो अनकाउंटेबल है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कहा मैंने। इंद्रक बिल का विस्तार वो संख्यात योजन वाला है। इंद्रक बिल का साइज, विस्तार मतलब साइज, इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इंद्रक बिल खुद संख्यात, वो तो है ही संख्यात, 49 ही है टोटल, तो वो संख्याती है। श्रेणीबद्ध बिल भी संख्याती है, और ये सारे ही बिल संख्याती है ना, 30 लाख बता दिए तो संख्या में आ ही गए, इसलिए कोई भी बिल असंख्यात नहीं है। वो बिलों का साइज बताया है। तो इंद्रक बिल है वो संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, मतलब इनका साइज असंख्यात योजन है श्रेणीबद्ध बिलों का। और जो प्रकीर्णक बिल है उनका किसी का साइज संख्यात योजन का है, किसी का साइज असंख्यात योजन का है। ये तो साइज की बात हुई। अब यहाँ जो बताया है, टोटल नरक में पटल कितने हैं, अभी अपना समय हो रहा है, केवल मैं ये बात आपको फिर से बता देती हूँ। बाकी टोटल 49 पटल है, वो कैसे होंगे वो अपन कल देखेंगे। तो 49 पटल टोटल हैं, उसमें से पहले नरक में 13 पटल हैं। तो एक पटल में एक तो होता है इंद्रक बिल, सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला पटल है उसमें सबसे बीच में है इंद्रक बिल। फिर पूर्व दिशा की तरफ 49 बिल श्रेणीबद्ध, पश्चिम दिशा की तरफ 49 श्रेणीबद्ध, ठीक है। फिर उत्तर में 49, दक्षिण में 49, ये तो चारों दिशाओं में। अभी आप करना 49 मल्टीप्लाई बाय 4 करना, आप कैलकुलेटर में लिख के रखो, आप ये करना। फिर है विदिशाओं में 48, चारों विदिशाओं में 48 48 48 48, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अभी ये 48 मल्टीप्लाई बाय 4 ये जो आएगा, 49 बाय 4 ये जो आएगा, और उसमें एक ये प्लस करेंगे। इसके अलावा पहले पटल में जितने बिल होते हैं वो उसकी टोटल संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देंगे। ये तीन चीजें जो हमने प्लस की हैं, तो वो प्रकीर्णक बिलों की संख्या निकल के आएगी। तो ऐसे पूरे बहुल भाग में 13 तो इंद्रक बिल हैं, 13 इंद्रक बिल हैं, और 4420 वो श्रेणीबद्ध हैं, चारों दिशाओं के, चारों विदिशाओं के टोटल मिला के, पूरे 13 पटलों के मिला के 4420 वो श्रेणीबद्ध बिल हैं। और जो 30 लाख में से ये सब माइनस करेंगे 13 और 4420, तो जो बचेगा वो सब आ जाएगा प्रकीर्णक। तो वो एक एक कम होते जाएगा ना नेक्स्ट, जो नीचे हैं हाँ जो श्रेणीबद्ध, बिल्कुल हर पटल में जैसे नीचे नीचे पटलों में जाते जाएंगे तो श्रेणीबद्ध में एक एक कम होता जाएगा, दिशाओं में भी और विदिशाओं में भी वो एक एक कम होता जाएगा। उस तरह से उसकी कैलकुलेशन निकलेगी। प्रकीर्णक बिल का कोई कैलकुलेशन नहीं है, मतलब वो जैसे माइनस करके जितने भी प्रकीर्णक बिल है माइनस करके ही निकलेंगे, वो ज्यादा है ना, जो ज्यादा है वो माइनस करके ही। जैसे किस पटल में कितने हैं उसकी संख्या नहीं, वो पूछ रही। हाँ उसकी संख्या हो गई ना, किस पटल में कितने, वो अभी एक्चुअल में पहले पटल में कितने हैं वो मुझे याद नहीं है, टोटल बिल पहले पटल में कितने हैं, हाँ उसी से आएगा। वो मैं कल निकाल के रखूंगी कि पहले पटल में टोटल कितने हैं, तो उससे अपन एक पटल की भी निकाल लेंगे। एक पटल के प्रकीर्णक हाँ वो एक एक पटल के भी निकले हुए हैं दूसरी दूसरी पुस्तकों में। अभी अपना समय हो गया, देखिए मैं इसमें से देखती हूँ। वो तो पूरे पूरे ग्रंथों में पूरी कैलकुलेशंस दी हुई है, एक एक। अपने को तो उतनी कैलकुलेशन करने में ऐसा लगता है कि क्यों करें। देखिए पहले पटल में चारों दिशाओं के तो 196, विदिशाओं के 192, ये 388 तो श्रेणीबद्ध हो गए। फिर दूसरे पटल में 192 और 188 इस तरह से श्रेणीबद्ध हैं। और
श्रेणीबद्ध है इसके। मैं आपको निकाल के रखूंगी वो प्रकीर्ण की टोटल जो संख्या है ना, अभी देखने में समय लगेगा, कल निकाल के रखूंगी, कल करेंगे अपन, बता दूंगी मैं आपको। चलिए, और किसी का प्रश्न है? बोलिए। दीदी अभी तो तत्वार सूत्र का एग्जाम है ना बस। हाँ, अभी तो बहुत दिनों बाद एग्जाम हो रहा है, और अभी आप बहुत दिनों तक फिर दोबारा एग्जाम के चांसेस नहीं है। नहीं, मैंने अभी कहा द्रव्य संग्रह की क्लास में नहीं, बोल वो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने अभी बोल दिया था। इस समय बोलो प्रीति। हाँ भाभी, 133 पेज पे जो लास्ट लाइन है ना, उस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन चौड़ा खर भाग है, तो इसमें हाँ। इंक्लूड आएगी ना वो 1000? हाँ, वो इंक्लूड ही है, इंक्लूड सही था। चलो, बोलिए चमेली आंटी। ये नरक में जो भूमिया है, तो वो जो अंजलि अरिष्टा मघवा मेघवी, ये क्या चीज का नाम है? ये इन्हीं के दूसरे मतलब ये नाम है। पृथ्वी के नाम है, रत्न शर्करा वगैरह तो पृथ्वी के नाम हो गए। ये भी उन्हीं के नाम है। एक दो तरह के, एक घर का नाम और एक स्कूल का नाम होता है ना। अच्छा। आपका भी होगा, सबके होते थे उस समय तो। नहीं है, एक ही है। दो नाम होते हैं ना सबके, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग। तो ये रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये तो स्कूल के नाम है। घर का नाम है उनका धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और मागवी, जो घर के नाम है। ऐसे दो नाम है। ठीक। एक ही 20,000 योजन मोटी क्या चीज होती है? नरक में, अधोलोक में जो 20,000 योजन मोटा कला वात वाले, वात वाले, वात वाले हैं 20,000 तीनों। सबसे नीचे जो है ना मोटाई, सबसे नीचे, और नरक पृथ्वियों के नीचे वो 20,000 योजन की मोटाई। ठीक है। इंद्रक बिल का क्या नाम है, जो पहला नरक का इंद्रक बिल का नाम? सीमंतक। सीमंतक। आप ये देखना, तीसरा अध्याय जब आप हाथ लगाएं, तीसरे अध्याय में अपने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं तत्वार्थ मणि प्रदीप में। ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको उसमें। चलिए, जय जगन्नाथ।